नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवी मुंबई में आयोजित मुंबई कौथिग सीजन 15 में प्रतिभाग कर कौथिग का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं न केवल अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर रही हैं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौथिग में भारी संख्या में आए दर्शकों और श्रोताओं को देखकर इस कार्यक्रम की सफलता का पता चलता है, जिसका श्रेय देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन की पूरी टीम को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो इस बात का विशेष रूप से जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। अभी हाल ही में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 2,500 करोड़ के MOU का हमने लक्ष्य तय किया था, लेकिन हमने इससे कहीं ज्यादा 3.5 लाख करोड़ के न केवल MOU किए बल्कि अब तक लगभग 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ पर पहाड़ों के लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति के विविध रूप दर्शकों को देखने के लिए मिल रहे हैं। वासी जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मुंबई में कौथिग किया जाता है, एक बड़े मेले का महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन निश्चित रूप से उत्तराखंड से आए हुए लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर अपने परिश्रम से मेहनत से एक काम हासिल किया है, उत्तराखंड की संस्कृति को जीवन बनाने का काम करते हैं। और उनसे हमने भी अनुरोध किया है कि उत्तराखंड में उनका मूल स्थान है, उनका पैतृक स्थान है, उस स्थान से जुड़े रहेंगे और उत्तराखंड के अंदर जो एक अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में आज बढ़ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस प्रकार से उत्तराखंड को कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसमें आज इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रवासी भाई बहन हैं, वह भी हमारे यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उन सभी को आगे उनका शुभकामनाएं देता हूँ। इधर अयोध्या में विराजे रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आम जनता के साथ साथ VIP लोग भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। CM धामी अपनी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि सभी कैबिनेट मंत्री जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी किया है कि अब पूरी कैबिनेट एक साथ प्रभु के दर्शन करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन खास तैयारियां की गई थी और इस तैयारी में पूरी देवभूमि राममय हो गई थी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। उन्होंने वर्चुअली सब परिवार रामलला के दर्शन किए थे। CM धामी ने पहले कहा था कि भगवान श्री राम का उत्तराखंड से अटूट संबंध है। उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया था। इधर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में पौड़ी के विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक की गई है और जिसको लेकर पूर्व में सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए। तीरथ सिंह रावत सांसद व अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा पौड़ी गढ़वाल बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं PMGSY के अधिकारियों को सड़कों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा। यह भी कहा कि जिन सड़कों पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं उन्हें जल्द से सही करने का काम किया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा कि सर्द मौसम में चलते विभिन्न सड़कों पर लगातार पाला गिर रहा है, सड़क दुर्घटनाएं ना हो, एहतियातन लगातार चूने का छिड़काव किया जाए। साथ ही साइन बोर्ड के माध्यम से बाहर से आने वालों को भी जागरूक किया जाए। कृषि और बागवानी की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। विभागीय अधिकारी स्वयं भी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण कर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हों और समस्याओं के समाधान को लेकर तत्परता से कार्य करें। ये जो निगरानी की बैठक दिशा की थी
बड़ी संतोषजनक बैठक रही है और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों के द्वारा या अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीज़ें एक की जो पाइपलाइन पे है उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए हमने कहा है और मुझे लगता है कि जो इस समय के इस वर्ष के जो काम है और वो पूरे हो जाएंगे। तो उसमें मैंने इतना ही कहा है कि हर काम समय पे हो, हर विभाग का काम मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की कैबिनेट बैठक में खेल विभाग से संबंधित एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। जल्द ही इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बेहद खुशी की बात है कि अब उन्हें सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण मिलेगा। इसके तहत ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएंगे उन्हें सीधे तौर पर नौकरी का लाभ मिलेगा। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही आगामी विधानसभा सत्र में 4% आरक्षण को पारित कर दिया जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड में खेल नीति के बनने के बाद से जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसमें एक आउट ऑफ 10 जॉब का होना है और दूसरा जो है आज 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन हमारे खिलाड़ियों के लिए हो जाना अपने आप में इतिहास रचना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, संपूर्ण कैबिनेट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से, खेल को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमारे खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश में ही सेवा करते हुए, प्रदेश का नेतृत्व करते हुए बच्चों को तैयार करने का काम करेंगे। वह इस 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन से और आउट ऑफ 10 जो जॉब है उसके हो जाने से मुझे लगता है कि और मजबूत हुआ है। इधर उत्तराखंड में विधायक निधि को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि समय पर विधायक विकास के लिए मिले इस धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि एक समय के बाद विधायक निधि लैप्स हो जाता है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत विधायकों को विधायक निधि मिलती है। राज्य योजनाओं के तहत, जिला योजना के तहत और कई केंद्रीय योजनाओं के तहत भी विधायकों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि मिलती है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी विधायक निधि के तहत तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की धनराशि समय पर खर्च नहीं होने की वजह से लैप्स हो जाती है और उस पर आगे विचार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि समय के अभाव के चलते वो अपने क्षेत्र में विधायक निधि का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अपने क्षेत्र में उन्होंने काफी विकास कार्य कर दिए। ऐसे में मौके पर जाकर जब वो देखते हैं कि कहां पर कौन कौन से कार्य कराए जाने हैं, उसके बाद ही वो उसके लिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऐसे 12 स्टेक होल्डर्स विभिन्न क्षेत्रों के, उनका 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें विशेष रूप से उपस्थित थे। मैं भी था, सभी अधिकारीगण थे, सभी विभागों के प्रमुख सचिव गण भी थे उसमें। सभी से हमने सुझाव मांगे, बहुत अच्छे सुझाव लोगों के आए हैं और एक संवाद इसी प्रकार का हम, चूंकि ये गढ़वाल साइड का था, कुमायूं साइड का, फिर संभवतः मुख्यमंत्री जी का समय अभी 4 फरवरी का मिलने की संभावना है। तो यदि वो मिला हमें 4 फरवरी का, तो ये एक संवाद वहाँ पे भी हम स्टेक होल्डर्स के साथ करेंगे। फिर उसके बाद बजट, चूंकि आप जानते हैं कि विभागों से हमने वो सब उनके जो अपेक्षाएं हमने मांग ली है, बहुत जल्द फिर हम बजट तैयार करेंगे और उम्मीद है कि हम जिस प्रकार से पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, ये जनता का बजट जनता के द्वारा और सरकार भी जनता की, उस नाते हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इधर भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक घोषित कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न प्रकोष्ठों में ये नियुक्ति की गई है। भाजपा उत्तराखंड में कुल 21 प्रकोष्ठ हैं, जिनमें से 13 प्रकोष्ठों का पूर्व में ही गठन कर उनके संयोजकों और सह संयोजकों की घोषणा कर दी गई है। 8 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी।
इधर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को समिति में जगह दी गई है। जल्दी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जो कि कमेटी बनाना जरूरी हो गया था। तो आपको बता दें कि इधर कांग्रेस उत्तराखंड ने भी प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर लिया है और कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को अध्यक्ष बनाने के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को समिति में जगह भी दे दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसको देखते हुए कमेटी बनाना अब जरूरी हो गया था। निश्चित रूप से आपके चैनल को माध्यम बनाकर अपने सभी साथियों को जिनको इलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी मिली है उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बहुत जल्द इसकी बैठक प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसका गठन हुआ है और जो पैनल में नाम हमारे प्रभारी लोग देंगे उन पर विचार मंथन होगा और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा और जो भी जनाधार वाला कैंडिडेट होगा उसके नाम पर मोहर लगाने का काम ये कमेटी करेगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इधर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि बैठक में ये स्टडी की गई है कि किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं। अभी तक साल भर में जिसकी समीक्षा की गई, उसी संदर्भ में अब सभी संबंधित विभागों को जैसे पुलिस, आरटीओ, अन्य विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो लोग सीट बेल्ट के बिना ड्राइव करते हैं और बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले हो गए, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई है और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें डीएम मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई, उसमें स्टडी किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ किस किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। इधर राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में डॉक्टर शिखा जगपांगी के स्थानांतरण के बाद अब एनेस्थीशियन डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने आज से चार्ज संभाल लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सन 1997 में भी डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर कोरोनेशन जिला अस्पताल में काम कर चुके हैं और अब से इसी अस्पताल में बतौर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की कमान संभालेंगे। इस बीच नव निर्वाचित सीएमएस डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस अस्पताल को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस अस्पताल की सेवा में कार्यरत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के तौर पर कोरोनेशन अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। 97 से नहीं, मतलब ठीक है 97 मेरी पोस्टिंग हुई, लेकिन तब से मैं यही नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सपोज टू बी हियर पोस्टेड फ्रॉम सिंस 1997 है, लेकिन हाँ एज ए एनेस्थेटिस्ट मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वही सितंबर 97। उस समय यह अस्पताल ऐसा था कि छोटा सा हुआ करता था, इधर बहुत छोटा सा, उस समय सिर्फ एक सर्जरी होती थी, एक मेडिसिन होती थी, 2 स्पेशलिटी ओनली, बाकी कुछ नहीं था, छोटा सा हॉस्पिटल था, ठीक है। तो उस समय हम उस समय से यहाँ हैं तो हमने काम किया, अपना करते रहे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते रहे और फिर धीरे धीरे हम तो ये समझ लो कि हमने तो इस अस्पताल को एक एज ए बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अपना देखा है। उसके बाद दोबारे बना, फिर तिबारे बना, तो अब यही है कि भाई इस अस्पताल से मेरा बहुत गहरा संबंध है। राजधानी देहरादून के कांजी हाउस में एक बार फिर दिल दहला देने वाली जो घटना है वो सामने आई है, जहां पर कई गाय मृत मिली हैं और जिनकी आंखों तक निकली हुई नजर आ रही हैं। आज मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कांजी हाउस का निरीक्षण किया गया, जहां पर भारी अनियमित को देखते हुए उन्होंने संचालकों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही साथ गौवंश के संरक्षण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन कांजी हाउस देहरादून में जिस प्रकार का कारनामा दिल दहला देने वाला है
उन्होंने ये कहा कि पूरे मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने मामले में पुलिस में भी मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि कांजी हाउस संचालकों का भी दायित्व बनता है कि यदि गाय बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाया जाए, इसकी सूचना नगर निगम को दी जाए, लेकिन संचालकों के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि गाय की मौत उनकी लापरवाही के द्वारा हुई। नगर आयुक्त का कहना है कि जो भी गौशाला संचालक है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ जानवर मरे हैं और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आगे उसका विरोध किया जा रहा है। वाकई गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। इसमें यहाँ पे जिला पशु चिकित्सा अधिकारी भी आए हैं और नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी भी आए हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल संबंधित व्यक्ति जो गौशाला चला रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जो जानवर मिलते हैं उनका पोस्टमार्टम करें और उसके अतिरिक्त इसकी एक विस्तृत जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभी तत्कालिक में व्यवस्थाएं जो पशु मिलते हैं उनको एक किनारे अलग से किया जाएगा और चारा पानी की जो व्यवस्था है या नगर निगम के जो डॉक्टर है यहाँ पे मिस्टर तिवारी, उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी और इसको करा के सुनिश्चित करा के हम लोग यहाँ से अभी कम से कम 10-20 दिन पहले मैंने अपने नंदी यहाँ दिए थे गौशाला में। जो आवारा पशु होते हैं वो मैंने गौशाला में दिए थे। जब मैं उन्हें छोड़ने आई तो भी मैंने 4-5 गाय मरी भी देखी थी। और फिर जब हमने एक गौ तस्कर से बड़ा ट्रक पकड़ा था, उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं अपनी नंदियों को वापस ले लेती हूँ। मैंने वो नंदी जब वापस लेने के लिए आई तो फिर एक गाय मरी हुई थी जिसको चील कौवे खा रहे थे। जिंदा गाय को भी चील कौवे खा रहे थे। जब उनसे मैंने उनसे पूछा, वीडियो बनानी शुरू करी तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। और फिर जब मैंने आज सुबह फिर इनकी एक वीडियो देखी, उसके बाद में जब 7 बजे यहाँ आई तो इन्होंने आने से मना कर दिया। मैं और गौरक्षक जितने भी मेरे भाई लोग हैं, हम दीवार नांग के आए, तब देखा हमने यहाँ 11 गाय मरी हुई है जिनकी आंखों को चील कौवों ने खा रखा है और जिंदा अवस्था में 2 गाय मरी है, बाकी सब जिंदा अवस्था। इधर गरुड़ तहसील से होकर बहने वाली गोमती नदी में बैरोकटोक खनन जारी है। गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर पत्थर रेता बेचने का कार्य चल रहा है। बागेश्वर जिले में 2 एसडीएम 4 तहसीलों को संभाल रहे हैं। गरुड़ और बागेश्वर तहसील एसडीएम मोनिका के पास हैं। गरुड़ में बड़ी सफाई के साथ खनन कार्य चलाया जा रहा है। प्रशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए खनन व्यापारियों ने गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक मुखबिरों की तैनाती की है। प्रधान संगठन गरुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने गोमती नदी में हो रहे बैरोकटोक खनन का मौके पर जाकर वीडियो के माध्यम से सबके साथ उसे साझा किया है। काफी कोड बनी है, बहुत सैकड़ों प्रोविजन है इसमें। अगर आपको डिटेल चाहिए तो सेपरेट उपलब्ध करा देंगे। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती है और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज्यादा माइनिंग हुई है और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज नहीं करेंगे। और पीछे जो हाईकोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज करेगी, लेकिन उसकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज्यादा गहरे खनन कर लेते हैं जिसमें आसपास नुकसान होता है, वो ना हो। इधर देहरादून में चल रहे ड्राई मौसम को देखते हुए दून अस्पताल के एमएस और चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने सर्दी जुकाम से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि ऐसा मौसम पुरानी बीमारियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू के आम लक्षण जैसे नाक बहना, गले में खराश होना और आंखों में खुजली होना और पानी बहने जैसे मामले अक्सर अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। इधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तंत्र मंत्र से बच्चे की मौत की खबर से अफरा तफरी मच गई है। दिल्ली से 7 साल के बीमार बच्चे को एक परिवार गंगा स्नान कराने लाया था। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला पर तंत्र मंत्र के लिए बच्चे की जान लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लिया और उसके माता पिता समेत 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो वो आस्था
वश हरिद्वार पहुंचे और बच्चे को गंगा स्नान कराने लगे। पुलिस का कहना है कि बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। हर की पैड़ी पे जो बच्चा मिला उसको हर की पैड़ी पे जो बच्चा मिला तो गए तो वहाँ पे बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था। और जब पूछताछ की गई मदर फादर से, उसके रिलेटिव से और ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ये तथ्य चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।